Hello, welcome everyone. And the chapter Rise of Nationalism in Europe, we are going to study about the topic Making of Nationalism in Europe. Till now, we have studied how nationalism brought changes in France. Apart from the nationalism in France, in this video, let us know about the rise of nationalism in Europe and how the French Revolution has influenced Europe. अगर हम 18th सेंचुरी के मैप को देखते हैं, यूरोप के मैप को देखते हैं, तो हम वहाँ देखेंगे कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं है। जो आज की तारीख में जिन कंट्रीज़ को हम देखते हैं, जर्मन, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सभी मैप में, यूरोप के मैप में नज़र आते हैं, पहले ऐसा नहीं था। मिड 18th सेंचुरी के मैप को अगर आप खोल के देखते हैं। ये नेशन स्टेट का मतलब क्या है? कंट्री। फाइन। लेकिन प्रीवियसली जो हम देखते हैं कि जब नेशन स्टेट नहीं था तो पूरा यूरोप किस चीज़ में डिवाइडेड था? किंगडम्स में डिवाइडेड था। एम्पायर्स हुआ करते थे और एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स हुआ करते थे, डिक्टेटर्स होते थे, रॉयल फैमिलीज के लोग रूल किया करते थे अपनी मनमानी तरीके से और अपने टेरिटरीज को वो एक्सपैंड किया करते थे। तो वहाँ पे नेशन स्टेट बिल्कुल भी नहीं था, किंगडम हुआ करते थे। तो व्हाट इज द नेशन स्टेट? What does it mean? It means where the people share the common things like language, history, tradition, government with agreement. तो इसे नेशन कहते हैं, कंट्री कहते हैं, नेशन स्टेट्स कहते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करता था मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में। कहाँ पे? यूरोप में। हम यूरोप की बात कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वहाँ पे क्या था? Why there was no nation states? Because there was lots of diversities. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज थी तो नेशन स्टेट बनने का मतलब ही नहीं था। और इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक ईस्टर्न और एक सेंट्रल यूरोप को। यहाँ पे मैक्सिमम किंगडम्स हुआ करते थे और ये किंगडम कौन जो इनका रूलिंग पार्टी कौन हुआ करता था? दे यूज टू बिलोंग टू द नोबल फैमिली, द रॉयल फैमिली, और इनको हम एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की के नाम से जानते हैं। अब एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की क्या है? आर्बिट्ररी रूल ऑफ द फैमिली, तानाशाही थी, अपनी मनमानी थी। एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की हैड नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। वो अपनी लग्जरियस लाइफ को लीड करते थे। कॉमन पीपल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था, उनके डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। Aristocratic monarchy was common in Eastern Europe and the Central Europe. There used to be empire, and the people living in the empire had no collective identity. Okay, they were completely diverse from each other. Common people were not sharing the common culture and the collective identity. ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे हम्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था यूरोप में। अब इस एम्पायर के अंदर दो कंट्रीज़ जो आज आप मैप में देखते हैं आज एग्जिस्ट करती है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ये ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है इसके अंडर में आते थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर कौन राज कर रहा था? हम्सबर्ग एम्पायर राज कर रहे थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी दे वर रूल्ड बाय हम्सबर्ग एम्पायर। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी हैड अ डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज एंड द ट्रेडिशन। दे यूज्ड टू स्पीक 3 लैंग्वेज। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज ऑस्ट्रिया और हंगरी में बोली जाती थी। फ्रेंच थी, इटालियन, जर्मनी, और कोई पॉलिटिकल एंड द कल्चरल ट्रेडिशनल यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और जहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, द सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये लोग नेशनलिज्म के बारे में सोचें। ठीक है, such kind of differences did not easily promote the sense of political unity. Okay, but something it binded them. कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वहाँ के कॉमन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आई और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उनके पास आया? ठीक है, वो क्या था?
सभी लोगों के सब अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ जो रहते थे उस एम्पायर में। तो कॉमन चीज़ ऐसी क्या थी? वो कॉमन चीज़ थी उनके कॉमन दुश्मन, ठीक है, कॉमन एनिमी। वो कौन थे? एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की। जो एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की, जो डिक्टेटरशिप, इन लोगों की तानाशाही चल रही थी, ये कॉमन दुश्मन था इन सभी कॉमन लोगों का। द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मेड बाय द रूलर्स, ओके, द नोबल क्लास, द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो ये इन पे जितना तानाशाही किया था, जितना एक्सप्लॉयटेशन इनका हो रहा था कॉमन लोगों का, ये एक कारण बना कि सभी कॉमन लोग जो है वो मिल गए, ठीक है, मिल गया, दे केम टुगेदर and they started thinking in the term of the nationalism. तो पहले कैसी सोसाइटी थी? To know what kind of a society was there in Europe, okay, let us divide it into three sections or three groups. पहली सोसाइटी कैसी थी? Aristocracy, okay. Social and politically they were very strong, they were very powerful, and they dominated the continent. यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है, तो वहाँ पे इनका डोमिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था। लैंड ओनर्स थे, इट वॉज अ लैंड ओइंग क्लास, खूब ज़बरदस्त, बहुत फैली हुई लैंड इनके पास होती थी। एंड नोबल रॉयल क्लास के लोग जो थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के जो लोग थे, वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे, फॉर द पर्पस ऑफ द डिप्लोमेसी एंड ऑल, ठीक है। तो इन लोगों की भाषा जो है ना, फ्रेंच भाषा जो है, रॉयल फैमिली की भाषा, ऊंचे दर्जे लोगों की, अपर क्लास लोगों की ये भाषा हुआ करती थी। नंबर इनका कम था, बहुत रिच लोग हैं, ठीक है, रूलिंग क्लास है, तो इनका जो नंबर था ये बहुत कम था। दे वर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर, ये कॉमन चीज़ों को शेयर करते थे, ठीक है, कॉमन कल्चर को ये लोग शेयर किया करते थे। दे वर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टाइज ऑफ द मैरिजेस। अपने ही क्लास, अपने ही लेवल के लोगों से इनकी शादी ब्याह संबंध हुआ करते थे, ठीक है। अब किसी कॉमन पीपल के साथ तो इनके शादी ब्याह नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दे मेंटेन देयर ओन क्लास। हालांकि नंबर में बहुत कम हुआ करते थे, बट दे यूज टू शेयर द कॉमन वे ऑफ लाइफ, द कॉमन वे ऑफ लाइफ। सो ये जो एरिस्टोक्रेसी था ये बहुत कम था ये नंबर में, और यूरोप का जो मैक्सिमम लैंड था इन्हीं लोगों के पास था। फ्रांसीसी भाषा ये लोग बोलते थे, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेसी थे, ये नोबल क्लास को बिलोंग करते थे। ये किस क्लास को? रॉयल क्लास को, रूलिंग क्लास को बिलोंग करते थे। तो ये अमीरों की भाषा थी, फ्रांस की, फ्रेंच लैंग्वेज, ओके। नंबर इट वाज स्मॉल, एंड ये लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, और उन्हीं के बीच में भले ही इनके किंगडम्स और इनके टेरिटरी एरिया जो है वो अलग थे, लेकिन फिर भी इन लोगों में शादी ब्याह की वजह से ये लोग एक दूसरे से यूनाइटेड रहते थे, और कॉमन वे ऑफ इन लोगों का लाइफ था। तो ये हमने डिस्कस करा यूरोप का एक पहला ग्रुप, एरिस्टोक्रेसी क्लास, फाइन। अब जो दूसरा क्लास था वो था पीजेंट्री। अभी हमने कहा कि वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो क्लास जो थी वहाँ पे लोग कम थे, ठीक है, उनके मिनिमम पॉपुलेशन थी, जबकि पीजेंट्री क्लास को अगर हम देखते हैं तो ये मेजॉरिटी में थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज मेड बाय द पीजेंट्री। अब इनका क्या काम था? दे सर्व द एरिस्टोक्रेसी लैंड एज अ सर्व, एक दास के रूप में, ठीक है, गुलाम के रूप में। ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग जो हुआ करते थे, रूलिंग क्लास, नोबल क्लास के लोगों के खेत खलियानों में ये लोग काम किया करते थे, ठीक है। और कुछ लोगों के पास, कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो जो है वो एरिस्टोक्रेसी क्लास को सर्व किया करते थे। Bulk of the land it was formed by the tenants and the small owners, fine, the small
ओनर्स। थोड़ी बहुत इनकी लैंड थी जैसे मैं बताया पीजेंट्स के पास, लेकिन फिर भी जो है मैक्सिमम जो थे वो लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, दास या गुलाम की तरह वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोगों के लिए काम करते थे उनके एग्रीकल्चर लैंड पे, और बहुत सारे और भी काम इनके किया करते थे। वॉर टाइम के में भी जो है इनका इस्तेमाल हुआ करता था। फिर आता है आपका मिडिल क्लास, ठीक है। In Western and the Central Europe, there was an industrial growth and the trade. ग्रोथ ऑफ द टाउन हुआ। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ व्यापार बढ़ता है, व्यापार के साथ जो है छोटे छोटे टाउन्स एंड मार्केट्स एमर्ज होते हैं, सामने आते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ट्रेडर, छोटे ट्रेडर्स जो थे, ठीक है, वो किस लिए थे, वो उनके संख्या क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन था उसको मार्केट में बेचना, ठीक है, छोटी दुकानें या ओपन उनके जो शॉप्स हुआ करती थी वहाँ पे बेचना, ये उनके डीलर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ट्रेड सिस्टम बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट बिगेन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में हुई तो न्यू सोशल ग्रुप जो है वो सामने आया। ये ग्रुप कौन सा था? वर्किंग क्लास था ये, ठीक है। किसी भी हालात में काम करने के लिए सक्षम लोग थे ये, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और मिडिल क्लास का उदय हुआ। देयर वाज emerged a middle class. They were educated, they were the lawyers, doctors, teachers, professors, okay, and the middle class they had money also, ठीक है। इनके पास ज्ञान था, इनके पास हुनर था, स्किल था, उसके साथ साथ इनके पास पैसे भी थे। और अपर मिडिल क्लास के पास खूब पैसा था, ठीक है, उतना नहीं था जितना कि एरिस्टोक्रेट क्लास के पास था, लेकिन पैसा इतना था कि वो अच्छे बिजनेसमैन थे, और छोटी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज भी लोग लगा लेते थे, ठीक है, अनप्रोफेशनल्स हुआ करते थे। मिडिल क्लास की हम ये बात कर रहे हैं, और ये इट वॉज अ मिडिल क्लास, ठीक है, जो एमर्ज हुआ यूरोप के अंदर। दे प्लेड अ वेरी important role in nationalism, in the increasing the feeling of the nationalism, liberalism, ठीक है। तो ये वो मिडिल क्लास था जिसने जो है सोच रखी कि हम इनके एक्सप्लॉयटेशन जो है एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की की एक्सप्लॉयटेशन को हम क्यों बर्दाश्त करें। So it was a middle class, the liberal middle class, who got the idea of the nation unity. Nation unity where the people have a collective identity and a common culture and the tradition. With the people of the same culture, language, history and the tradition, they can live easily. ये इनकी सोच थी। Middle class in Europe, and the middle class got the idea of abolishing the aristocratic monarchy, dictatorship को ये खत्म करना चाहते थे, and they talked about the freedom of individual. हर इंसान को जिंदगी अपने तरह से जिंदगी जीने का पूरा हक है, ये इनकी सोच थी, और इस सोच को उन्होंने समाज में बढ़ाया भी, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है कानून के सामने, ठीक है। और गवर्नमेंट विद द पीपल एग्रीमेंट, सभी की सहमति से, जो भी उस लैंड पे रह रहा है उन सभी की सहमति से उनका रूलर हो। ये नहीं कि मनमानी ढंग से जो डिक्टेटरशिप चल रही है, एरिस्टोक्रेटिक मोनार्किज्म चल रही है, उसका अंत हो। ये आवाज़ कहाँ से उठी? मिडिल सेक्शन, मिडिल क्लास से। दे गॉट द आइडिया, they wanted to end up the aristocratic rulers, और जो प्रिविलेज क्लास थी उसको एंड अप करना चाहते थे, ठीक है। जो क्लेरगीज थे, जो चर्च थे, उनके पास भी बेइंतहाई से लैंड था, और वो भी डोमिनेट किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे कॉमन पीपल को। तो इस तरह के जो प्रिविलेजेस क्लासेस जो थी कि वो जन्म से, अगर वो रॉयल फैमिली में उनका बर्थ हुआ है या वो चर्च से रिलेटेड है, तो उनको कोई ख़ास प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि एक वो खास कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं।
ठीक है, तो इस चीज का वो अंत चाहते थे कौन? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो है, लिबरल मिडिल क्लास गॉट द आइडिया ऑफ द नेशन यूनिटी एंड they got the idea of abolition of the aristocratic privileges. Fine. In next video, we will be studying about that what did the liberal nationalism stands for. Thank you so much for listening. Keep on reading the NCERT book. Thank you.